भले ही राह पर दिल की मोहब्बत के तराने हैं, भले ही राह पर दिल की मोहब्बत के तराने हैं, मगर कुछ और भी है फर्ज जो हमको निभाने हैं। खफा होना नहीं हरगिज़ खुदा के वास्ते हमसे, ये दुनिया जानती है हम तुम्हारे ही दीवाने हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आए हैं उरई में एक कवियत्री हैं प्रिया श्रीवास्तव, जो बुंदेलखंड और पूरे हिंदुस्तान में इस बार अभी वर्तमान में जलवा बिखेर रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनके संवाद के साथ उनकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार प्रिया जी। जी नमस्कार। प्रिया जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका काव्य के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों से जुड़ रही हैं, लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा पूरा नाम प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम है और मैं बचपन से कविताएं लिख रही हूँ। तो जो आजकल का माहौल मैं देखती हूँ कि सर्वाधिक कमी है तो वो प्रेम की है। सबके जीवन में प्रेम का अभाव है। तो ये रचना, जो मेरी जो रचनाएं हैं वो प्रेम से शुरू होती हैं, फिर परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है मतलब आपकी रचनाओं में सामयिकता होती है। जी, जब जैसा माहौल तब तैसी रचना माता रानी के पास है। तो आप रहने वाली कहाँ की? मैं बेसिकली कानपुर की हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा उरई में सेटल हो गए थे। पापा की जॉब उरई में थी, तो मैं उरई आ गई उनके साथ। मेरी पढ़ाई लिखाई फिर उरई में ही हुई और बस पढ़ाई लिखाई हुई। फिर आगे की पढ़ाई शादी के बाद हुई, बीच में शादी हो गई। हाँ, शादी की बात आई तो अपने जीवन साथी का भी उल्लेख कीजिए। जी, उनका नाम प्रगति श्रीवास्तव है, श्री प्रगति श्रीवास्तव। ग्वालियर के रहने वाले हैं। मेरी शादी ग्वालियर ही हुई है और यहाँ उरई में मेरी जॉब भी है, इस वजह से मैं वापस उरई आ गई। किस जॉब में हैं आप? जी, मैं टीचर हूँ, जूनियर स्कूल में टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर। अच्छा। और उरई आना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो हमारा जिला जालौन है साहित्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा धनी है, प्रॉस्परस है। तो ये मुझे लाभ मिला, जो मैंने लिखा उसके लिए मुझे लोगों ने आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि आप प्रेम से संबंधित रचनाओं को इजाद करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने इंटरव्यू की शुरुआत आप कोई अपनी छोटी सी रचना जो उल्लेखनीय हो उससे आप उसकी कुछ पंक्तियाँ शेयर करें। जी, आप तरन्नुम में सुनना चाहेंगे? जो आप ठीक समझें। धड़कते दिल के किस्सों की, ख्यालों की कहानी है, मोहब्बत दिल के जज्बातों के ख्वाबों की रवानी है। मोहब्बत जो न हो जीवन में तो जीवन अधूरा है, मोहब्बत से ही महकी हर किसी की जिंदगानी है। बहुत खूब, शुक्रिया। प्रिया जी, आपने बताया बचपन से आपको कविता लिखने का और उसका शौक है, तो कहीं से कुछ प्रेरणा तो मिली होगी आपको? जी, मुझे ये तो पता ही नहीं था कि मैं लिखती हूँ वो कविता है। ये किसने पता लगाया? ये इसकी भी एक कहानी है। जी, थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। मैं बचपन से शायद 4th में होंगी, तो मैं कुछ उल्टा सीधा पोएम टाइप से लिख के रफ कॉपी में या फेड कॉपी के पीछे पन्ने में लिख के मैं फाड़ देती थी, चला जाता था, रद्दी बिक जाती थी कॉपियाँ। फिर ऐसे होते होते मैं जब BA फर्स्ट ईयर में आई, मैंने इंटर पास किया, फिर मैं DVC कॉलेज उरई में गई। तो मैं इंग्लिश की स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे प्रतियोगिता हो रही थी, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता। जो मेरी सहेलियाँ हिंदी सब्जेक्ट लिए थी तो उन्होंने उससे पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उनके साथ ही जाती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिया, आज मेरा जो मैंने पार्टिसिपेट किया है, आज हम लोग लेट चलेंगे, तुम लाइब्रेरी में बैठना, हम अंदर जाके पार्टिसिपेट करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बस वहाँ बैठी थी। फिर मैं एक मैडम आई, बोली प्रिया तुम क्यों बैठी हो? तो मैंने कहा कि मैडम मेरी फ्रेंड्स ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है अंदर, तो मैं यहाँ बैठे उनका वेट कर रही हूँ, भाई तुम भी अंदर जाके कहीं बैठ जाओ। तो मैंने कहा मैडम मैं तो इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, मुझे हिंदी में कुछ ज़्यादा लिखना नहीं आता। तो बोले कोई बात नहीं है, जो बैठी ना थोड़ा ना सबको आता ही है, आप ऐसा करिए यहाँ बैठ जाइए। तो उन्होंने जो सीट मुझे दिखाई, बाय लक बाय चांस शायद वो ईश्वर बन के मेरी लाइफ में आई थी, वो कविता प्रतियोगिता चल रही थी। ब्लैक बोर्ड पे सब्जेक्ट लिखा था बसंत ऋतु। अच्छा। और कॉपी दी गई, मैंने पेन निकाला, फटाफट 2 मिनट में क्या लिखा मुझे आज भी याद नहीं है।
मैंने लिख दिया, बंद करके बैठ गई मैं। फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरी फ्रेंड्स कही तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। फिर इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे मुझे ले गई, तो देखो ये पहला नाम तुम्हारा है। फिर मुझे लग रही है मैं जो लिखती हूँ वो कविता है, मैंने कितनी कविताएं लिख के फाड़ डाली, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, फिर यहाँ लोगों को पता चला कि मैं लिखती हूँ। जिन्होंने कॉपी चेक की थी आदरणीय रामस्वरूप खरे जी थे वो। बाद में पता चला कि मैं वो बहुत अच्छा मतलब यहाँ के साहित्यकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा प्रिया तुम आओ, यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, उसे पार्टिसिपेट करो और तुम्हें आना है, तुम्हें आगे बढ़ना लिखना है। ऐसे बस प्रेरणा शुरू हुई वहाँ से। तो आपकी जो गोष्ठियों का शुरुआत लगभग कितने बरस से हुआ? 16-17 साल से। हाँ, 16 के पहले ही मैंने इंटर कर लिया था। फिर विवाह के बाद जब आप इस मंच पे जाते हैं कि नहीं, विवाह के बाद नहीं, काफी लंबा गैप हो गया। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बीए फाइनल में थी, मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद जब शादी हुई, मैं हस्बैंड के साथ, हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मैं साथ में ही थी। तो पहले मैंने बीएड किया ग्वालियर में, तो वो बीएड मेरा रुक गया, किन्हीं कारणों से मुझे छोड़ना पड़ा। जी। फिर मैं जोधपुर गई, जोधपुर में मैंने पढ़ाई स्टार्ट रखी अपनी, और मैं कंटिन्यूस पढ़ती रही। मैंने इंग्लिश में बीएड किया है। तो उसके बाद लेकिन मेरा लेखन कार्य जो था वो हमेशा चलता रहा। शादी के बाद भी जैसी जो परिस्थितियाँ आई, जो लेखन था वो कंटिन्यूस होता ही रहा, रेगुलर होता रहा। तो डायरी भर गई, बहुत सारे कभी अच्छे कभी बुरे, सब तरह के जो अनुभव है, हाँ वो सब जो कुछ परिस्थितियाँ देखकर वो सब मेरा लेखन कार्य चलता रहा। तो बस चलते चलते फिर मेरी जब जॉब लगी, मैं उरई आई, तो यहाँ लोगों को पता चला कि प्रिया उरई आ गई है। तो यहाँ तो मैं छोटे में जाती थी, खासकर जब रामस्वरूप खरे अंकल जी को ये पता चला कि मैं उरई आ गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया। बोले बेटा अब तुम फिर से शुरू करो, क्या लिखा तुमने? मैंने डायरी से कहा अरे तुम तो बहुत अच्छा लिख रही हो, लिखो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गज़ल में ज़्यादा रुचि। मैं गज़ल लिखती थी, ये गज़ल का मुझे जो पैरामीटर्स होते हैं ये सब मुझे पता नहीं था। मैं बस लिखती थी गज़ल, नहीं बारीकियाँ मैं नहीं जानती थी। तो वो सब उन्होंने कहा कि तुम्हारे इंटरेस्ट इसमें और तुम अच्छा लिखती हो गज़ल, बस तुम्हें कोई गुरु ऐसा चाहिए जो तुम्हें बताए, तुम्हें निखार लाए कि लिखना कैसा है, उसमें जो ग्रामर है। और जो मैं गीत वगैरह भी लिखती थी वो उसको खुद ही देख लेते थे, अच्छा कि तुमने अच्छा लिखा है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट करो। उनकी गोष्ठियों में जाती थी, फिर और गोष्ठियों में लोग बुलाने लगे। फिर ये इत्तेफाक की बात थी कि मुझे मिले यहाँ के जो उस्ताद शायर हैं आदरणीय श्री नासिर अली नदीम जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो मुझे मिले, मैंने कहा सर मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप मुझे गज़ल लिखना सिखा देंगे? तो उन्होंने मुझे देखा, फिर बोले देखो मैं वो गुरु नहीं हूँ जो मैं लिख लिख के दूँ, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, अपने आप ही तुम्हें सीखना पड़ेगा, और उसके अपने आप ही तुम्हें लिखना है। मैं तुम्हें सलाह कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लिखना तुम्हें स्वयं है। तो मैंने कहा अंकल जी मैं खुद ही लिखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बस बता दीजिए। तब उन्हीं से सीखती आ रही हूँ अब तक, और आगे बढ़ने क्रम जारी है, और माँ सरस्वती कृपा गुरुजनों का आशीर्वाद है। प्रिया जी आप मंच पे जाती नहीं, कब से जा रही हैं और कहाँ कहाँ आपने शिरकत की और कहाँ कहाँ आप तालियों से नवाजी गई? जी मैंने पूरे देश में कर ली है, ऐसे कहा जाए तो अधिकांशतः जगह में होकर आई हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो पहला मंच था, लोगों ने मुझे गोष्ठियों में जब सुना यहाँ पे, तो ना ये तो बहुत अच्छा पढ़ती है, अब यहाँ जो कवि सम्मेलन होगा उसमें प्रिया को बुलाना है, क्योंकि उरई में भी काफ़ी साहित्यकार हैं, आप सबको तो बुला नहीं सकते। तो मेरी जो स्टार्टिंग है वो सरस्वती वंदना से ही 2019 में मैंने पढ़ा, सबको पसंद आया, तरन्नुम में पढ़ा था। और उसके बाद 2020 में जो कोरोना टाइम स्टार्ट था, तो उस टाइम क्या था कि ऑनलाइन प्रोग्राम चलते थे, ऑनलाइन गोष्ठियाँ होती थी, प्रोग्राम चलते थे। तो मुझे इनवाइट किया गया, तो लोगों को इतना पसंद आया कि पूरी दुनिया भर के सारे मंचों पर मैंने शिरकत की। एक दिन में 3 मेरे लाइव होते थे, कानपुर, झांसी, ये तो नॉर्मल चीज़ है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तकनीकी राजस्थान। फायदा आपने पूरा उठाया। तकनीकी फायदा तो नहीं है, किस्मत की बात थी, लोग इतना जुझारू रूप से लगे थे। कोरोना का टाइम ऐसा था, लेकिन एक मन में सांत्वना जो था, सांत्वना की कविता क्या होती है, आपको उत्साह पैदा करती है आपके जीवन में, आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए बाध्य करती है। तो वो रचनाएं जो उस टाइम मैं करती थी उनमें प्रेरणा रहती थी, और अधिकांशतः कुछ श्रृंगार के मैं प्रेम लिखती थी, तो बहुत पसंद किया गया। तो मैं यहाँ के सारे मंचों में मैंने किया है। तो ज़्यादातर आपने प्रेम पे कविताएं लिखी, यानी प्रेम के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि लोग सुनते हैं तो आपको जाने लगे उसी वजह से। हाँ, लोगों को लगता है कि मेरी रचना आज भी लोग सुनते तो कहते हैं
कि आपकी रचना सुने कोई भी रोमांटिक हो जाएगा, तो मुझे इसमें खुशी तो मैं होती है। चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले ऐसी कोई रचना जो आपकी सिग्नेचर रचना हो, जिसमें आपको पसंद करती हो उस रचना को, हर व्यक्ति चाहता हो कि वो सुना जाए। जी जी, उसकी आप कुछ पंक्तियां शेयर करें। मैं गजल के एक दो शेर आपको जरूर। सुनाती हूँ, सुनेगा। नई गजल इसको इस टाइम ज्यादा पसंद किया जाएगा। जी। इम्तिहानों से सारे गुजर जाएंगे, इम्तिहानों से सारे गुजर जाएंगे, इम्तिहानों से सारे गुजर जाएंगे, हर कसौटी को हम पार कर जाएंगे, हर कसौटी को हम पार कर जाएंगे। और ये मतलब था इसका एक शेर सुन लीजिए। नाव है जिंदगानी की डगमग मेरी, अधिकांशतः लोग परेशानियों में झूलते हैं। नाव है जिंदगानी की डगमग मेरी, नाव है जिंदगानी की डगमग मेरी, तू न थामेगा तो हम किधर जाएं। प्रिया जी, आप बहुत सारी जगह गई होंगी, बहुत सारे मंचों को शेयर किया जी। होगा, कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया? जो मुख्य सम्मान है उनका जिक्र कर सकते हैं। जी, मुझे इलाहाबाद की, प्रयागराज की संस्था है गुफ्तगू, जी। तो उन्होंने मुझे पहली बार सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार दिया। अच्छा। और उसी संस्था ने मेरी रचनाओं को, जब उन्होंने आमंत्रित की रचनाएं, तो रचनाएं बेस्ट थी। उन्होंने 11 कवि कवित्रियों को पूरे देश से छांटा था और फिर कैफी आजमी अवार्ड रखा था, जी। तो उसमें एक विजेता मैं भी थी, तो मुझे कैफी आजमी अवार्ड भी मिला। जी। और देश भर के बहुत सारे मंचों पर अनंता शक्ति अवार्ड डॉक्टर नीलिमा कटियार जी ने मुझे दिया था, राज्य मंत्री जो जी। है। और इस तरह से बहुत सारे सम्मान पुरस्कार काफी जी जी जी, कृपा माँ की। जी। और यही प्रिया जी, आप जो काव्य लेखन आपका होता है, उसमें आपके जीवन साथी की क्या अहमियत होती है? क्योंकि बिना सहयोग के तो काम बनता नहीं है। देखिए, जो लेखन है ये आपके मन की भावनाएं हैं। अगर आपके जीवन में कभी कभी जरूरी नहीं कि जीवन में जो आपके है आप वही लिखें, कभी कभी आप काल्पनिक तौर से भी लिखते हैं। मान लीजिए किसी के जीवन में प्रेम नहीं है और वो उसकी कल्पना करता है, तो वो वैसा भी लिखता है। ये सामने कोई इमेजिनेशन होती है। हालांकि लेखन में परिवार का, समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जैसा देखते हैं वैसा लिखते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि मुझे जाने आने में सुविधा रहती है, मेरा सपोर्ट करते हैं, बच्चे को रखे रहते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि ऐसी कोई रचना जो उनको आमतौर पे अच्छी लगी हो, पसंद की हो, उन्होंने हौसला अफजाई की हो आपकी, तो अगर आपको याद आता हो तो शेयर कीजिए। जी, उन्हें कविता का शौक नहीं है, सुनने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर कैसे? मैंने बस उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट है तो फ्री रखते हैं, आराम से करो जो करना है। तो वो हाँ, इतना जरूर है कि अभी मैं मंच पे होते हूँ, बैठे होते तो कहते नहीं अभी आवाज़ सही नहीं थी, इसको सही करना है। अच्छा। वो मज़ा नहीं आया, तकनीकी चीजों को हाँ, वो मज़ा नहीं आया, उसको अच्छा करो, इतना बोल देंगे। प्रिया जी, आपके कविता के अलावा, लेखन के अलावा और ऐसे कौन से शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? जी, मैं डांस करती हूँ, डांस, सिंगिंग, डांस सीखा है आपने? थोड़ा सा सीखा था, क्लासिकल। अच्छा। ऐसे कॉलेज में थी, थोड़ा बहुत 15 अगस्त इस टाइप से, जनवरी, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं सीखा। लेकिन शौक बचपन से ही है। मैं छोटी थी तो स्टेज परफॉर्मर भी थी, डांसिंग और सिंगिंग के लिए भी जाती थी। तो वो कसक है आपकी कि वो पूरा नहीं कर पाए? नहीं, मुझे जो सबसे बड़ा मेरा जो पैशन है वो कविता है। जो डांसिंग तो मैं डांस वो कर ही लेती हूँ, कोई पार्टी फंक्शन या वैसे घर में कुछ भी होता है, अभी भी तो कुछ वो जब आता है मन में तो हाँ, बस म्यूजिक बजता है और वो जो म्यूजिक चलता है, डांसिंग म्यूजिक, तो उस पे अपने आप टाइप करते कुछ और भी शौक हम होंगे आपके? खेल में, कूद में, खेल, सब कुछ खुल के बताइए। मुझे कुकिंग का शौक है, वैरायटीज खाने का शौक है, बनाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक है। मुझे लगता है कुछ अच्छा अच्छा बना मैं खिलाऊं सबको। और
बस ये दो तीन और पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। अच्छा, ध्यान करना अच्छा जी, लगता है। मैं बिना पढ़े नहीं सोती। लोग रात में मोबाइल देखकर सोते जी। हैं और टीवी देखते हैं, और मैं रिलैक्स तब होती हूँ जब मैं बुक पढ़ लेती हूँ। जी। अच्छा, जैसे आपको कोई नया कोई प्रोग्राम मिलता है तो उसकी तैयारी किस तरह से करती हो? क्योंकि बहुत सारा खजाना होता है, वो तो जी। होता ही है, लेकिन क्या कुछ खास तैयारी के साथ आप हाजिर होती हैं या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि ओकेजन देखा जाता है, किस जी। मौके पर आपका काव्य पाठ है, कवि सम्मेलन है। मान लीजिए किसी राष्ट्रीय पर्व पर है तो आपको ओज देशभक्ति की रचनाएं जी। सुनानी है। हम- उसके बाद तो श्रोता डिमांड कर ही देते हैं कि जी। कुछ प्रेम भी जी। सुनाइए, लेकिन आपको उसकी तैयारी करके क्योंकि उसको वो mind में रखना होता है। आपके लिए वो टाइप है कि भैया प्रेम की तो बात करेंगे। लोग अपने आप ही कहते प्रिया जी को सुना दीजिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं वही सुनाऊँ जो ओज सुनाऊँ, देशभक्ति की रचनाएं सुनाऊँ। तो स्टार्टिंग में वहीं से करती हूँ, सुनाती भी हूँ। जी। तो कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं, बस ये जो इतना सारा मैटर मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ, काफ़ी सारा मैटर कलेक्ट हो गया है। जी। तो उसमें मुझे बस ये देखना होता है कि मतलब मैं क्या पढ़ूँ, क्या सही रहेगा जो और उपयोग हो, हाँ उपयोगी हो, और उसके अलावा उसमें ऐसा ना हो कि वो जो मैं पढ़ूँ वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं, मेन तो ये देखना चाहिए। अब आप इतने सारे कवि सम्मेलन और मंच को शेयर कर चुकी हैं, आप दर्शकों की नस समझ जाती हैं। जी जी जी, जैसे पहला कवि जो पढ़ के आता है मुझे पहला पढ़ता है, हाँ। मैं देखती हूँ उसमें श्रोता आनंदित हो रहे हैं या इसका नहीं, रुझान किस तरफ है? रुझान इस तरफ है, किस तरफ है वो, उसमें अगर उत्साहित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ सुनाती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि लोग बोर हो रहे हैं तो फिर मैं कुछ नया स्टार्ट करती हूँ, और वो प्रेमी होता है, स्टार्ट करना जी। होता है। और प्रेम वैसे भी लोगों को श्रृंगार आमतौर पे रस है। पसंद जी नहीं आता है। जी जी, श्रृंगार तो रसों का राजा है। प्रिया जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपके पास इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है तो आपने कभी आपकी अपनी कोई पुस्तक या कोई ऐसा कोई रचना को संजोने का प्रोग्राम बनाया है? जी जी बिल्कुल, मेरी रचनाएं अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में कहाँ छपी? और संकलन में। ये जो मुझे कैफी आज में अवार्ड मिला था उसके लिए मुझे 30 जो पोएम्स हैं वो इनवाइट किया गया था उसके लिए। बुक थी तो उसमें मेरी मैगजीन थी गुफ्तगू संस्था की तरफ से, उसमें मेरी 30 रचनाएं छपी हुई अच्छा, हैं। आप भी विशेषज्ञ की तरह थी? जी 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 जी, जी। और गुफ्तगू ने मेरा परिशिष्ट भी निकाला था, जी। और उसके अलावा भी कई पुस्तकों में, कई मैगजीन आपकी खुद में। की कोई पुस्तक अभी तक आई? नहीं, खुद की नहीं आई, लेकिन अभी वो तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। तो वो भी प्रेम से संबंधित होगी? हाँ, उसमें एक्चुअली क्या है, प्रेम तो मेरा विशेष है जो मैं लिखती हूँ, प्रेम पर लिखती हूँ, लेकिन मैं सारी विधाएं लिखती हूँ, हार से को छोड़ के। अच्छा। उसमें आपका करुण रस भी है, उसमें आपका देशभक्ति भी है, उसमें समसामयिक भी है, उसमें पिता के ऊपर, माता के ऊपर, सारे प्रकार की रचनाएं हैं जो मैं लेकिन प्राथमिक क्रम में प्रेम। हाँ, और प्रेम मुझे लगता है जीवन का आधार है। आप जीवन में किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, आपको प्रेम की जरूरत होती है। बस उसका स्वरूप बदल जाता है बचपन में, रिश्तों के हिसाब से। रिश्तों का बच्चा होता है उसे लगता है माँ बाप का प्रेम, बड़ा होने पर प्रेम पत्नी का प्रेम, और जब उम्र ज़्यादा होती है तो लगता है बच्चे हमसे प्रेम करें। तो जीवन प्रेम का आधार, प्रेम जो है वो जीवन का आधार है मुझे लगता है, और तभी व्यक्ति संतुष्ट रहता है, खुश होता है, उसे लगता है कि मुझे कोई प्रेम करने वाला है, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, और वो जरूरी भी है, वो बहुत एक खुराक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। प्रिया जी, आप हमें ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसा पल आपके जीवन में आना हो जो वापस आप दोबारा जीना चाहती हो, कौन सा हो सकता है? जी, पल तो प्रेम के ही होते हैं, व्यक्ति जीना चाहता है। कुछ ऐसे जो सम्मान के पल होते हैं, लगता है ये पल दोबारा दोहराए जाएं। एक अभी मैं कार्यक्रम में गई थी लखनऊ में, कवि कुंभ था, गजल कुंभ था, तो उसमें क्या था, अनामिका अंबर जी और सौरभ जैन जी का कार्यक्रम था। उसमें संतोष आनंद जी आए थे, तो उन्होंने उनकी जो एक गीत है उनका, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तो वो हम सारे कवियों ने साथ मिलके गाया था। वो बहुत यादगार पल था। तो वो पल लगता है कि ऐसा दोबारा मौका मिले कि उनके साथ, बहुत बड़ी हस्ती है वो, और बुजुर्ग हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो उनके साथ होना, उनके साथ गाना, और वो ऐसा गीत जो अमर हो, और सारे लोग मिलके, हाँ सारे लोग मिलके गा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके साथ गाना बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद भी मिला। प्रिया जी, अब चूंकि प्रेम की बातें बड़ी गहरी हो गई हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ और आपकी कोई सिग्नेचर रचना जो प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हो,
दर्शकों के साथ शेयर करें। जी जी जी। कोशिशें मेरी हैं जिस खुशी के लिए हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कहती हूँ, कोशिशें मेरी हैं जिस खुशी के लिए हम उठाती हूँ सारी उसी के लिए, और कुछ मुझको हासिल भले हो न हो, और कुछ मुझको हासिल भले हो न हो, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए। बहुत खूब। प्रिया जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि प्रेम माना कि बहुत जरूरी है जी लेकिन कई बार प्रेम की वजह से मुश्किलें भी बड़ी क्रिएट होती हैं। जी जी जी। कभी आपको भी इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलों का सामना, मैंने एक अपना मुक्तक लिखा था अभी, और अभी हाल में ही लिखा है। भले ही राह पर दिल की मोहब्बत के तराने हैं, भले ही राह पर दिल की मोहब्बत के तराने हैं, मगर कुछ और भी है फर्ज जो हमको निभाने हैं। खफा होना नहीं हरगिज़ खुदा के वास्ते हमसे, ये दुनिया जानती है हम तुम्हारे ही दीवाने हैं। बहुत शानदार। प्रिया जी, कुछ अगर आपसे ऐसा एक सवाल रूमानी पूछा जाए जी। 2 ख्वाहिश जो आपको अभी लगता है इस जीवन में पूरी होनी चाहिए, तो प्राथमिक क्रम में क्या आप कहना चाहेंगे? 2 ख्वाहिश। 2 ख्वाहिश। पहली ख्वाहिश तो मेरी ये है कि सबके जीवन में प्रेम हो, किसी के जीवन में प्रेम का भाव ना हो, तो मैं उस रूप को प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि लोग जब प्रेम की बात तो लोग मुझे सुने, उन्हें लगे कि ये रचना इनकी सुनेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बिगड़ा हुआ संवर जाएगा। दूसरी ख्वाहिश? और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं खुद के लिए हमेशा कुछ नहीं सोचती, मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, जो पीछे दब के रह जाते हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मंच ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, वो आगे बढ़े, वो आगे आए। मैं सबको लेकर चलती हूँ, मेरी खुद के लिए अकेली कोई ख्वाहिश नहीं। प्रिया जी, कहते हैं कि बिना गुरु के साधना पूरी नहीं होती, तो आपकी इस काव्य लेखन की यात्रा में, प्रेम की यात्रा में असल गुरु आप किसको मानती हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु के बिना आप कुछ सीख नहीं सकते। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ, आपने मुझसे पूछा है, तो मेरा जो लेखन था वो उल्टा सीधा था, मुझे ग्रामर का पता नहीं था, मैं बस लेखन करती थी और मुझे लिखना था, लेकिन वो लेखन किस दिशा में जा रहा है, उसमें मतलब लेखन तो अच्छा है, लेकिन आपको उसमें जो व्याकरण है उसका वो सही है या नहीं है, कि शब्द का प्रयोग कहाँ होना है, तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता थी। और ईश्वर ने मुझे एक बहुत ही अच्छे गुरु, एक संत समान गुरु को दिया है, जो पूरे देश में जाने कितने लोगों को सिखा रहे हैं। आदरणीय उस्ताद शायर श्री नासिर नदीम जी, जो जालौन में रहते हैं, उनकी कृपा पात्र हूँ मैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, मुझे बेटी मानते हैं और अच्छे से मुझे सिखा रहे हैं कि कहाँ जो गलती होती है, डांट डपट के प्यार से, जहाँ जैसा उनको समझ में आता है वो मुझे बताते हैं, उनसे सीख रही हूँ और मैं उन्हें ईश्वर का दर्जा देती हूँ। तो अब और नई क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, नया क्या सोचती हैं, नया क्या करना चाहती हैं? क्योंकि कहते हैं जब तक मंजिल नहीं मिलती तो हम लोग खोजते रहते कुछ ना कुछ। आपका क्या लक्ष्य है? जी जी, मेरा लक्ष्य यही है कि एक मैंने अपनी जो संस्था बनाई है कलमकार, अच्छा, मैं उस संस्था के जरिए उन सभी को प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ जो अब तक जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जो लिख रहे हैं लेकिन कैसे लिखना है उनको नहीं पता, और मदद करना चाहती हूँ उन लोगों की जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा वो करें और कर नहीं पा रहे हैं। कलमकार के बारे में जो आप बता रही प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए दर्शकों को, ताकि वो आपसे जुड़ भी सकें हमारे दर्शक और लाभ भी उठा सकें। जी 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 बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं काम तो कर रही थी, लेखन का कार्य जारी था, लेकिन मुझे कोई कार्यक्रम कराना है तो उसके लिए अभी बैनर की ज़रूरत होती है जिससे आपकी वो पहचान हो।
तो मैंने कलमकार संस्था अपनी बनाई गुरुजी के आशीर्वाद से। ये नाम उन्हीं ने रखा है, कलमकार। तो इस संस्था का उद्देश्य अच्छे कार्य कराना है, जो नीडी व्यक्ति हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका सहयोग करना है। और इसके अलावा जो नए नए लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग जिन्हें मंच प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको मंच उपलब्ध करा के उनकी प्रतिभा को आगे लाना है। आप मानती हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नए लोगों को आगे बढ़ने के चलते उनकी लैग पुलिंग करते हैं, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते, मौका नहीं। जी, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे बहुत अच्छा कर रहा है, इसको आगे बढ़ाओ, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अरे ये आगे बढ़ गया फिर हमारा क्या होगा। हाँ, उनको अपनी सत्ता पे खतरा दिखता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपका जो स्थान है, आप तो बड़े हैं, आप तो बड़े ही रहेंगे। भाई जो छोटा है, जो आपसे सीख के आगे बढ़ेगा, वो आपका नाम लेगा, और नहीं मिलेगा तो आप उसके गुरु हैं। गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता है। तो आपको तो कोई खतरा है ही नहीं। आपको हर व्यक्ति को रास्ता देना चाहिए, मुझे लगता है। मानती हैं ऐसे लोग भी हैं? हाँ, कहीं कहीं कुछ ऐसा महसूस होता है, लोग मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी क्रियाकलापों से ऐसा महसूस हो जाता है कि हमें अब रास्ता नहीं देंगे। कुछ बच्चे कई लोगों के पीछे लगे रहते हैं और वो कहते हैं हाँ बेटा हम तुम्हें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उनको आहत करते हैं। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जबकि सबको आगे लेके साहित्य सबके साथ होना चाहिए, सबको लेकर होना चाहिए, तो वो साहित्य है। एक जुड़ाव होना चाहिए सबका। साहित्य का मतलब ये है कि आप अच्छी तरफ सही रास्ते पर जा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, सही संदेश दे रहे हैं। कलम की ताकत से तो दुनिया बदली जा सकती है। जी, तो ये थी प्रिया श्रीवास्तव जी, जो अपनी प्रेम की यात्रा के साथ साथ जीवन साथी के मुद्दों पर भी बहुत खुल के अपनी बात बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।